अदालत का कमरा डरावने ढंग से शांत था जब 5 साल की एमिली कार्टर भारी लकड़ी के दरवाजों से अंदर आई। उसका छोटा हाथ रेख की पत्ता पकड़े हुए था, जो एक जर्मन शेफर्ड था, जिसके शरीर पर एक लंबा तेया निशान था। कमरे की हर आंख उस छोटी लड़की को देख रही थी, जो गवाह के स्थान की ओर बढ़ रही थी। उसके कदम डरते हुए लेकिन मजबूत थे। जज मार्क सुलिवन, जो सालों से कानून का काम कर चुके थे, थोड़ा आगे झुके। वे बच्ची को शांत नजरों से देख रहे थे। उन्हें पता था कि पूरा मामला इस नन्ही लड़की के कंधों पर टिका था। एमिली एक अपहरण की कोशिश की अकेली गवाह थी, एक ऐसा मामला जो एक खतरनाक आदमी को जेल में डाल सकता था, हमेशा के लिए। लेकिन एक परेशानी थी। हमले के बाद से एमिली ने एक भी शब्द नहीं बोला था। कमरे के दूसरी तरफ रिचर्ड हेल रक्षा की मेज पर बैठा था। उसका चेहरा शांत था, थोड़ा घमंडी भी। 45 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो बाहर से साधारण लगता था, उसे एक गवाह के देखने के बाद गिरफ्तार किया गया था, जब वह एमिली के अपहरण की कोशिश के मौके पर था। लेकिन उसकी रक्षा मजबूत थी। कोई सबूत नहीं, कोई कबूलनामा नहीं, और एक गवाह जो बोल नहीं सकती थी। उसका वकील पहले ही एक योजना बना चुका था, जो इस डरी हुई बच्ची की पहचान करने की क्षमता पर सवाल उठाने पर टिकी थी। फिर कुछ हुआ। जब एमिली गवाह की कुर्सी पर बैठी, उसकी हरी आंखें रिचर्ड हेल से मिली। उसके छोटे उंगलियों में हल्का कंपन हुआ और एक छोटा सा इशारा किया, जो आम लोगों को दिखाई नहीं देता था। यह एक चुपचाप का संकेत था, जो उसने हफ्तों की थेरेपी में सीखा था। कमरे में सिर्फ दो ही इसे समझ पाए, रेक्स और जज सुलिवन। रेक्स ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। जैसे ही एमिली की उंगलियां मदद मांगने के लिए हिली, कुत्ते का शरीर सख्त हो गया। उसके कान खड़े हो गए, मांसपेशियां तन गई जैसे कोई भरा हुआ कमानी। उसके सीने से एक धीमा, गहरा गुर्राना निकला, जो खतरे और पहचान का संकेत था। उसकी सुनहरी भूरी आंखें हेल पर टिक गई, बिना हिलते हुए, गहरी और तेज। इस प्रतिक्रिया ने अदालत में एक हलचल मचा दी। दर्शकों में फुसफुसाहट फैल गई। लोग अंदाजा लगाने लगे। कुत्ते के व्यवहार में कुछ ऐसा था जो दिल को छू गया। यह सिर्फ एक अच्छी तरह प्रशिक्षित सहायक जानवर नहीं था, जो अपनी मालकिन के डर को समझ रहा हो। यह कुछ गहरा था, कुछ जंगली। जज सुलिवन ने जोर से हथौड़ा मारा। तेज आवाज कमरे में गूंजी जैसे बादल गरजे हो। यह अदालत 15 मिनट का ब्रेक लेगी, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में अनोखी जल्दबाजी थी। अभियोजक जेना कॉलिंस ने उनसे सवालिया नजरों से देखा, लेकिन जज ने उनकी ओर नहीं देखा। उनकी नजर एमिली पर थी, जो रेक्स को जीवन रेखा की तरह थामे थी। कुछ बड़ा हुआ था, और उन्हें समझना था कि यह क्या था, इससे पहले कि मुकदमा आगे बढ़े। जब कमरा खाली हुआ, सुलिवन बैठे रहे। उनका दिमाग तेजी से चल रहा था। उन्होंने अपने सालों में बहुत कुछ देखा था, लेकिन कभी एक थेरेपी कुत्ते को इतने यकीन से प्रतिक्रिया करते नहीं देखा। रेक्स ने क्या पहचाना, और इससे भी जरूरी, इसका मामले के लिए क्या मतलब था। बाहर गलियारे में एमिली रेक्स के पास घुटनों के बल बैठी। उसके छोटे हाथ उसके फर को कसकर पकड़े थे। उसकी मां सारा कार्टर पासेयुकी, बच्ची के गुंगराले बालों को कांपते हाथों से सहलाते हुए। प्यारी, तुम ठीक हो? उसने फुसफुसाया। एमिली ने जवाब नहीं दिया। उसे जरूरत भी नहीं थी। उसने रेक्स को और जोर से पकड़ा। उसका छोटा शरीर उसके पास हट गया। मामले के मुख्य जांचकर्ता जैक मुनरो कुछ कदम दूर खड़े देख रहे थे। एक अनुभवी एफबीआई एजेंट, जिसके पास दशकों का तजुर्बा था, उनका अंदाजा हमेशा सही होता था। और अभी उनका अंदाजा कह रहा था कि जो कुछ अदालत में हुआ, वह सब बदल देगा। वे जज सुलिवन के पास गए। कुछ ने उस कुत्ते को डरा दिया। उन्होंने धीरे कहा, मैं अपनी बैज की कसम खाता हूं, वह हेल को कहीं से पहचानता है। सुलिवन ने धीरे सांस छोड़ी। उनकी नीली आंखें सिकुड़ गईं। तो हमें पता लगाना होगा कहां से। इधर रक्षा की निजी कमरे में रिचर्ड हेल अपने वकील माइकल ग्रेव्स के सामने बैठा था। जैसे ही वे अकेले हुए, हेल के चेहरे की घमंडी मुस्कान कुछ ठंडे में बदल गई। उसके उंगलियां टेबल पर थपथपाई। वह उस पल को दिमाग में दोहरा रहा था। लड़की ने कुछ नहीं कहा, लेकिन कुत्ते ने प्रतिक्रिया दी। वह जानती है,
उसने धीरे से कहा। ग्रेव्स ने बौन उठाई। क्या? हेल ने जबरदस्ती हल्की मुस्कान दी। कुछ नहीं, उसने कहा, लेकिन उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। वह शैतान कुत्ता। उसने नहीं सोचा था कि जानवर मुसीबत बनेगा, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि रेक सब कुछ उजागर करने की कुंजी हो सकता था। जब 15 मिनट का ब्रेक खत्म होने वाला था, जज सुलिवन ने अपनी रोब सीधी की और गहरी सांस ली। वे संयोगों पर विश्वास नहीं करते थे, और अभी कुछ उन्हें बता रहा था कि रेक्स ने उन्हें मुकदमे का सबसे अहम सुराग दिया था। अब गहराई में जाने का वक्त था। मामले की शुरुआत से पहली बार उन्हें लगा कि हवा बदल रही थी। शांति से पहले, अदालत से पहले, उस डर से पहले जो उसकी आवाज छीन ले गया, एमिली कार्टर एक चुलबुली, बातूनी बच्ची थी। 5 साल की उम्र में वह ऐसी लड़की थी जो कमरे को अपनी अनगिनत कहानियों से भर देती थी। उसकी चमकीली नीली आंखें जिज्ञासा और शरारत से चमकती थीं। उसे परियों की कहानियां, खिलौने और अपनी माँ की सोने की कहानियां पसंद थी, जो हर किरदार के लिए अलग आवाज करती थीं। उसे कभी डर नहीं पता था, उस भयानक दोपहर तक। यह बसंत का एक सही दिन था, जब खिलते फूलों की खुशबू हवा में तैर रही थी और गर्म धूप ने पिछवाड़े में सुनहरी धारियां बनाई थीं। सारा कार्टर अपनी बेटी को रसोई की खिड़की से देख रही थी, होठों के कोने पर मुस्कान लिए। एमिली घास पर नाच रही थी, उसकी गुलाबी पोशाक एक नर्तकी की तरह फैल रही थी। डेविड कार्टर कुछ घंटों में घर आने वाले थे, और सारा सोच रही थी कि रात का खाना शुरू करे या उनका इंतजार करे। यह एक सामान्य दोपहर होनी चाहिए थी, यह सुरक्षित होनी चाहिए थी। दोपहर 3:42 बजे सारा का फोन बजा। यह उसकी बहन का कॉल था, जो दूसरे राज्य से आई थी। वह सोच रही थी कि यह जल्दी बात होगी और अंदर चली गई। 4 मिनट, बस इतना ही लगा। जब वह बाहर आई, तो दरवाजा खुला था। शंदा डर उसके शरीर में दौड़ गया। उसकी सांस रुक गई जब उसने अपनी बेटी को ढूंढा। एमिली अभी भी वहां थी, लेकिन अकेली नहीं। एक काली वैन सड़क के पास खड़ी थी, उसका साइड दरवाजा थोड़ा खुला था। एक आदमी एमिली के पास घुटनों पर था, उसकी मुस्कान डरावनी थी। मेरी वैन में पिल्ले है, वह कह रहा था, उसकी आवाज नरम और अभ्यास की हुई। खास है, उन्हें एक छोटी लड़की चाहिए जो उनकी देखभाल करे। क्या तुम देखना चाहती हो? सारा का समय जैसे धीमा हो गया। उसका मन समझ पाता, उससे पहले उसका दिल चीत उठा। एमिली, उसने चिल्लाया। आदमी का सिर तेजी से उठा, उसकी मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह कुछ तेज और जाला का गया। एक पल में उसने एमिली का हाथ पकड़ लिया। एमिली जड़ हो गई। उसने चीखा नहीं, लड़ा नहीं। वह उसे बड़ी, बिना पलक झपकाए आंखों से देखती रही, जैसे कोई गहरा डर उसे जकड़ लिया हो। सड़क के उस पार मार्था जेनकिंस, एक रिटायर्ड नर्स जो अपने टेरियर को टहला रही थी, ने सब देखा। उसकी बुरी लेकिन मजबूत आवाज गूंजी, अरे, उस बच्ची से दूर हटो। आदमी रुका, उसकी पकड़ एक पल के लिए ढीली हुई। बस इतना ही चाहिए था। एमिली ने अपना हाथ छुड़ाया और अपनी मां की ओर भागी। सारा ने अपनी बेटी को गोद में उठा लिया, ठीक जब वैन का इंजन गरजा। टायर सड़क पर चीखे और गाड़ी तेजी से भागी, रबर की काली लकीरें छोड़ते हुए। सारा ने एमिली को कसकर थामा, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। लेकिन एमिली रोई नहीं, कुछ बोली नहीं। उसने अपना चेहरा अपनी मां के कंधे में छिपा लिया और कांपने लगी। पुलिस कुछ मिनटों में आ गई। डिटेक्टिव जैक मुनरो, जो FBI के बच्चों के अपहरण दस्ते का अनुभवी था, ने हालात संभाले। उसके सफेद बाल और तेज भूरी आंखें सालों की मेहनत की कहानी कहते थे, खोए बच्चों की तलाश में जो अक्सर नहीं मिलते थे। यह पैटर्न मैंने पहले देखा है, उसने अपनी पुरानी नोटबुक पलटते हुए कहा। पिछले 18 महीनों में 4 बच्चे गायब हुए, सब अपने घरों के पास, सबको पिल्लों के वादे से लुभाया गया। उसकी साथी एजेंट लिसा ग्रांट एमिली के पास घुटनों पर बैठी। प्यारी, क्या तुम्हें याद है वह आदमी कैसा दिखता था? उसने नरम लेकिन मजबूत आवाज में कहा। चुप्पी। सारा ने एमिली के बाल सहलाए, उसके हाथ कांप रहे थे। हनी, अब तुम सुरक्षित हो। क्या तुम अच्छे ऑफिसर को बता सकती हो वह कैसा था? एमिली ने अपनी मां का स्वेटर कसकर पकड़ा, लेकिन कुछ नहीं बोली।
न हा न ना, जैसे किसी ने उसकी आवाज का स्विच बंद कर दिया हो। जब से मैंने उसे उठाया, उसने एक शब्द नहीं कहा। सारा ने डर भरी आवाज में फुसफुसाया। वह बोलती ही नहीं। ग्रांट ने मुनरो की ओर देखा। चयनात्मक गूंगापन। उसने धीरे कहा, यह सदमे की वजह से। मुनरो ने माथा रगड़ा और आह भरी। बिना बयान के हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं। विवरण धुंधलाए। एक आदमी, काली वैन, कोई भी हो सकता है। मार्था जेनकिंस, जिसने अपहरण की कोशिश दी थी, आगे आई। मुझे लाइसेंस प्लेट का हिस्सा मिला, उसने मजबूती से कहा। पहले 3 अक्षर YKZ। मुनरो की नजर उस पर टिकी। यह कुछ तो है। सारा अभी भी एमिली को थामे लाचार महसूस कर रही थी। उसकी बेटी, जो कभी जिंदा दिल थी, अपने अंदर छिप गई थी। और आने वाले दिनों में यह और बिगड़ गया। एमिली ने खेलना छोड़ दिया, चित्र बनाना छोड़ दिया, घर से बाहर नहीं निकली। गुजरती गाड़ियों को देखकर डर जाती थी। वह मुश्किल से सोती थी, और जब सोती तो उसकी रातें चुपचाप के डरावने सपनों से भर जाती थीं। उसका छोटा शरीर अदृश्य खतरों से लड़ता था, लेकिन चीखें नहीं निकलती थी। सिर्फ डर के हांफने की आवाजें जो उसके माता पिता को रात में जगा देती थीं। सारा और डेविड ने सब कुछ आजमाया। कहानियां, पसंदीदा खाना, उसका प्यारा खरगोश का खिलौना, कुछ काम नहीं आया। उनकी बेटी धीरे धीरे दूर जा रही थी। एक शाम सारा डेविड के सामने रसोई की मेज पर बैठी। उसकी आंखें थकान से खाली थीं। थेरेपिस्ट ने एक सहायक जानवर की सलाह दी। उसने धीरे कहा, एक थेरेपी कुत्ता। डेविड ने थके हाथ से बालों में उंगलियां फिराईं। क्या सचमुच लगता है यह मदद करेगा? पता नहीं, सारा ने माना, लेकिन मैं कुछ भी आजमाने को तैयार हूं। उन्हें नहीं पता था कि यह फैसला सब कुछ बदल देगा। क्योंकि भले ही एमिली की आवाज चली गई थी, कोई था जो उसे सुन सकता था। उसका नाम था रेक्स। डो। लोरा बेनेट के जानवरों के पुनर्वास केंद्र में हवा में दवा और फर की गंध थी। कमरा शांत था, सिवाय घड़ी की टिक टिक और टाइलों पर नाखूनों की खरोंच की आवाज के। खिड़की के पास एक बड़े बिस्तर पर एक जर्मन शेफर लेटा था। उसकी गरीब भूरी आंखें हर हरकत को चुपचाप देख रही थीं। उसका नाम रेक्स था। पहले रेक्स शहर की पुलिस का सबसे अच्छा कुत्ता था। उसके अंदाज और प्रशिक्षण ने जिंदगियां बचाई थीं। लेकिन अब उसके पास बलिदान के निशान थे। उसके दाहिने तरफ एक गहरा निशान था, जो उस रात की याद दिलाता था जब उसकी नौकरी खत्म हुई। 3 साल पहले एक अपहृत बच्चे को बचाने के दौरान रेक्स ने बिना सोचे एक हथियारबंद शख्स पर छलांग लगाई थी। उस आदमी ने चाकू से वार किया, जो एक पुलिस वाले के लिए था, और रेक्स को गहरे घायल कर दिया। रेक्स ने उसे पकड़ लिया, भले ही उसका खून बह रहा था, लेकिन बाद में वह घाव ठीक नहीं हुआ। उसकी हलचल कम हो गई, और पैसे की कमी के कारण पुलिस ने उसे रिटायर कर दिया। उसे मारने की लिस्ट में डाल दिया गया, लेकिन लोरा ने उसे बचा लिया। डो। बेनेट सालों से थेरेपी जानवरों का कार्यक्रम चला रही थी, उन लोगों की मदद के लिए जो दुख से गुजरे थे। जब उन्हें रेक्स की कहानी पता चली, उन्होंने उसे गोद लेने के लिए लड़ाई लड़ी। उन्हें यकीन था कि उसकी तेज बुद्धि और वफादारी अभी भी काम आ सकती थी। अब वे इसे आजमाने वाली थी। सारा कार्टर कुर्सी पर नर्वस बैठी थी, अपनी स्कर्ट को कसकर पकड़े हुए। एमिली अपनी मां के पीछे खड़ी थी, कंधे से झांक रही थी। 2 हफ्ते पहले की घटना के बाद से वह बोलना बंद कर चुकी थी, और थेरेपी से भी कोई शब्द नहीं निकला था। लोरा एमिली के सामने घुटनों पर बैठी। हाय एमिली, मेरा नाम लोरा है। मैं खास कुत्तों के साथ काम करती हूँ, जो डरे हुए बच्चों की मदद करते हैं, उसने नरम आवाज में कहा। एमिली ने कुछ नहीं कहा। उसकी हरी आंखें कुछ कदम दूर बैठे बड़े जर्मन शेफर को देख रही थी। रेक्स धैर्य से बैठा था, उसके कान खड़े थे, लेकिन वह उसकी ओर नहीं बढ़ा। वह बस देखता रहा, शांत और डरावना नहीं। क्या तुम उससे मिलना चाहती हो? लोरा ने पूछा। एमिली ने जवाब नहीं दिया, लेकिन भागी भी नहीं। यह एक शुरुआत थी। सारा ने अपनी बेटी के बाल सहलाए। वह बहुत अच्छा कुत्ता है, प्यारी। वह पुलिस का कुत्ता था,
जैसे तुम्हारी कहानी की किताबों में। लॉरा ने रेक्स की ओर इशारा किया और धीरे कहा, रुक। जर्मन शेफर्ड जरा भी नहीं हिला। लॉरा ने एमिली की ओर मुड़ी। अगर तुम नहीं चाहती तो पास आने की जरूरत नहीं। रेक्स यही रुकेगा। लेकिन अगर तैयार हो तो हाथ बढ़ाओ, वह आएगा। एमिली बहुत देर तक हिचकिचाई। वह जर्सी खड़ी रही। फिर धीरे धीरे, इंच इंच करके, वह अपनी मां के पीछे से निकली। उसका छोटा हाथ उठा, डरते हुए लेकिन ठानकर। रेक्स स्थिर रहा, आखिरी संकेत का इंतजार करते हुए। जब लॉरा ने सिर हिलाया, उसने अपना सिर झुकाया और धीरे से एक कदम बढ़ाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। जब उसकी गर्म सांस ने एमिली की हथेली को छुआ, कुछ बदल गया। एमिली की उंगलियां हल्के से मुड़ी, कुत्ते के घने फर को छूते हुए। एक रिश्ता बन गया। सारा ने धीरे से सांस ली, अपना हाथ मुंह पर रखते हुए। यह पहली बार था जब हमले के बाद एमिली ने किसी चीज या किसी की ओर हाथ बढ़ाया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। ओह मेरी बच्ची, उसने फुसफुसाया। एमिली की छोटी उंगलियां रेक्स के फर में गहरे धंस गईं। उसे ऐसे पकड़ा जैसे वह इस डरावने संसार में एकमात्र मजबूत चीज हो। लॉरा मुस्कुराई। शाबाश एमिली, रेक्स को तुम पसंद हो। बच्ची ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने उसे नहीं छोड़ा। अगले कुछ हफ्तों में रेक्स और एमिली एक दूसरे से अलग नहीं हुए। घर पर वह उसके पास घंटों बैठती, उसकी छोटी उंगलियां उसके निशान को छूती। जब रात में बुरे सपने उसे जगाते, रेक्स का स्थिर दिल उसे शांत करता। वह अभी भी बोल नहीं रही थी, लेकिन उसने फिर से चित्र बनाना शुरू कर दिया। साधारण क्रेयॉन से एक लड़की और कुत्ते की तस्वीरें जो छायाओं के खिलाफ खड़े थे। एक दोपहर लॉरा के ऑफिस में फर्श पर बैठी एमिली रेक्स को एक आसान करतब करते देख रही थी। फिर कुछ शानदार हुआ। अच्छा लड़का, उसने फुसफुसाया। शब्द इतने धीमे थे कि सारा को लगा उसने सुना ही नहीं। लेकिन जब उसने देखा, एमिली रेक्स को देख रही थी। उसके होंठ हल्के खुले थे, जैसे वह खुद हैरान हो। सारा की आंखें आंसुओं से भर गईं। यह ज्यादा नहीं था, लेकिन एक शुरुआत थी। लॉरा ने सारा के हाथ पर नरम हाथ रखा। वह उस पर भरोसा करती है, उसने कहा। कभी कभी भरोसा आवाज ढूंढने का पहला कदम होता है। सारा ने उसका हाथ दबाया। तो हम उस भरोसे को जहां ले जाएंगे, वहां जाएंगे। और यह उन्हें वहां ले गया जहां उन्होंने कभी सोचा नहीं था। एक अदालत जहां एक राक्षस का चेहरा सामने आएगा। अदालत का माहौल तनाव से भरा था। दर्शक, दीर्घा में पत्रकार, परिवार और कानूनी लोग बैठे थे। सब उत्सुकता से देख रहे थे। हाल के सबसे बड़े मुकदमों में से एक शुरू होने वाला था। कमरे के बीच में आरोपी रिचर्ड हेल अपने वकील के पास बैठा था। उसका चेहरा भावहीन था, भले ही उसके खिलाफ बड़े आरोप थे। वह परेशान करने वाली शांति में था। उसके उंगलियां चमकदार लकड़ी की मेज पर ताल ठोंक रही थी। अपनी मां के पास बैठी एमिली कार्टर ने रेक्स की पट्टा कसकर पकड़ा था। उसके छोटे उंगलियां मोटे कपड़े को ऐसे थामे थे जैसे वह उसकी जिंदगी की डोर हो। जर्मन शेफर्ड उसके पास सतर्क बैठा था। उसके कान खड़े थे। उसकी गहरी भूरी आंखें हेल पर टिकी थीं। कभी कभी उसकी नाक हिलती, जैसे वह हवा में कुछ जाना पहचाना सूंघ रहा हो। सब खड़े हो, एक अधिकारी की आवाज गूंजी जब जज मार्क सुलिवन अंदर आए, उनकी रोब पीछे लहराती हुई। वे ऊंचे बेंच पर बैठे। उनकी तेज आंखें कमरे को देख रही थी, फिर थोड़ी देर के लिए एमिली और रेक्स पर टिकी। उन्होंने पहले ही फैसला कर लिया था कि थेरेपी कुत्ता रह सकता है, लेकिन वे जानते थे कि यह सबको मंजूर नहीं था। शुरुआती बयानों से पहले सुलिवन ने गहरी, संयमित आवाज में कहा, अदालती सहायक जानवर की मौजूदगी पर बहस सुनेगी। माइकल ग्रेव्स, रक्षा वकील, अपनी सीट से आसानी से उठा और अपनी टाई ठीक की। माननीय जज, उसने विनम्र लेकिन मजबूत लहजे में शुरू किया, हम भावनात्मक सहायता के दावे को समझते हैं, लेकिन यह जानवर नुकसानदायक है। एक बड़ा जर्मन शेफर्ड जूरी को भावुक कर सकता है और मेरे मुवक्किल के खिलाफ गलत राय बना सकता है। हम चाहते हैं कि गवाही के दौरान कुत्ते को हटाया जाए। जेना कॉलिंस, मुख्य अभियोजक, तुरंत उठी। माननीय जज, एमिली कार्टर 5 साल की है और एक सदमे से गुजरी है। उसे चयनात्मक गूंगापन है।
रेक्स यहाँ तमाशे के लिए नहीं बल्कि चिकित्सा जरूरत के लिए है। उसकी मौजूदगी से एमिली बिना ज्यादा परेशानी के यहाँ हिस्सा ले सकती है। जज सुलिवन पीछे बैठे, उनका चेहरा भावहीन। मैंने बच्चे के मनोवैज्ञानिक और जानवर विशेषज्ञ के कागज देखे हैं। कुत्ता रहेगा। कमरे में एक फुसफुसाहट फैल गई। कुछ सहमत थे, कुछ चुपचाप बड़बड़ाए। ग्रेव्स ने होंठ सिकोड़े, नाराज लेकिन आगे बहस नहीं की। उसने हेल को एक तेज नजर दी, जो अजीब तरह से भावहीन रहा। मुकदमा जोर शोर से शुरू हुआ। अभियोजक ने हेल के कामों की डरावनी तस्वीर पेश की, सालों से जालबाजी, धोखा और शिकारी व्यवहार। गवाह बुलाए गए, जिनमें बुजुर्ग पड़ोसी मार्था जेनकिंस भी थी। उसने उस डरावने पल को बताया जब उसने हेल को एमिली को अपनी वैन में लुभाते देखा। उसकी कांपती आवाज ने बताया कि कैसे उसने बच्ची का हाथ पकड़ा और फिर भाग गया जब उसे टोका गया। एमिली सब चुपचाप सुनती रही। उसका छोटा शरीर बड़ी लकड़ी की कुर्सी में डूबा हुआ था। उसके उंगलियां कभी कभी पत्ता कसती, लेकिन वह छोड़ती नहीं थी। जब तनाव बढ़ता, वह रेक्स को देखती, जो पूरी तरह शांत रहता। उसकी मौजूदगी उसे सहारा देती। फिर उसकी गवाही का वक्त आया। कमरे में सन्नाटा छा गया जब एमिली को धीरे से गवाह के स्थान पर ले जाया गया। सारा कार्टर उसके साथ चली। उसकी नजर अपनी बेटी पर टिकी रही। उसने उसे कुर्सी पर बिठाया और पीछे हटी, भले ही वह उसे गोद में लेकर दूर ले जाना चाहती थी। जेन्ना कॉलिन सावधानी से पास आई। उसका व्यवहार नरम और गर्म था। हाय एमिली, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मुझे पता है यह थोड़ा डरावना है, लेकिन तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं अगर तुम नहीं चाहती। हाँ या ना में सिर हिला सकती हो, और अगर ब्रेक चाहिए तो बता देना। एमिली ने उसकी ओर नहीं देखा। उसकी नजर मेज पर थी, सांस हल्की थी। लेकिन फिर, जैसे उसका डर समझते हुए, रेक्स ने अपना शरीर उसकी टांग से हल्के से सताया। उसने हाथ नीचे किया और उसके फर को पकड़ा। धीरे से उसने सिर हिलाया। अच्छा, जेन्ना ने हल्की आवाज में कहा। एमिली, क्या तुम बता सकती हो कि उस दिन तुम्हारे आंगन में कौन था? एमिली हिचकिचाई। उसने सिर नहीं उठाया, लेकिन लंबे पल बाद उसने धीरे से हाथ उठाया और सीजे रिचर्ड हेल की ओर इशारा किया। आरोपी का चेहरा नहीं बदला, लेकिन उसकी आंखों में कुछ हिला, एक छोटा अनचाहा सिकुड़न। ग्रेव्स तुरंत उठा। विरोध, बच्ची को मेरे मुवक्किल की तस्वीरें बार बार दिखाई गई है। यह पहचान भरोसेमंद नहीं। जज सुलिवन ने हाथ उठाया। खारिज, जूरी तय करेगी गवाह पर भरोसा करना है या नहीं, जेन्ना ने आगे कहा। एमिली, क्या उस आदमी ने उस दिन तुमसे कुछ कहा? बच्ची ने कुछ नहीं बोला। उसने हाथ से एक छोटा इशारा किया, वही संकेत जो रेक समझता था। जर्मन शेफर ने तुरंत जवाब दिया। उसके कान खड़े हुए, मांसपेशियां तंग गई और एक गहरा गुराना उसके सीने से निकला। यह आक्रामक नहीं था, यह चेतावनी थी। इसने कमरे में हलचल मचा दी। जज सुलिवन भी आगे झुके, उनकी बौनें सिकुड़ गईं। ग्रेव्स फिर उठा, इस बार जोर से। माननीय जज, यह नाटक है। लेकिन सुलिवन सुन नहीं रहे थे। वे रेक्स को देख रहे थे। कुत्ता बिल्कुल स्थिर था, उसका पूरा ध्यान हेल पर, जैसे वह कोई ऐसी गंध पकड़ रहा हो जो सिर्फ उसे पता थी। यह वही प्रतिक्रिया थी जो एमिली के हेल को पहली बार देखने पर हुई थी, वही तेजअंदाज। सुलिवन को एक ख्याल आया। उन्होंने जेन्ना की ओर मुड़े। मिस कॉलिंस, उन्होंने सावधानी से कहा, क्या इस जानवर का आरोपी से पहले कोई संपर्क था? जेन्ना हिचकिचाई। मेरी जानकारी में नहीं, माननीय जज। सुलिवन ने रक्षा मेज की ओर देखा। मिस्टर हेल, क्या आपने इस कुत्ते को पहले देखा है? पहली बार हेल ने भाव दिखाया। उसके उंगलियां, जो पहले शांत थीं, अब मुट्ठी में सिकुड़ गईं। वह चुप रहा। फिर जेन्ना की आंखें चौड़ी हुईं, जैसे उसे कुछ समझ आया। उसने अपने सहायक से जल्दी कुछ फुसफुसाया। एक सेकंड बाद अभियोजन टीम का एक सदस्य कमरे से बाहर भागा। यह क्या हो रहा है? ग्रेव्स ने गुस्से से पूछा। जेन्ना सीधी हुई, उसका चेहरा भावहीन। माननीय जज, मैं एक छोटे ब्रेक की मांग करती हूं, शायद नया सबूत हो। सुलिवन ने उसे देर तक देखा, फिर सिर हिलाया।
15 मिनट का ब्रेक। कमरा खाली होते ही फुसफुसाहट फैल गई। क्या रेक्स ने रिचर्ड हेल को पहचान लिया था? और अगर हाँ, तो कहाँ से? सुलिवन को लगा कि इस सवाल का जवाब सब बदल देगा। मामले का बॉय अभियोजन टीम पर था, क्योंकि नए सुराग सामने आए। रिचर्ड हेल को कई गायब होने से जोड़ा गया था, लेकिन एमिली के पूरे बयान के बिना मुकदमा अनिश्चित था। किसी ने नहीं सोचा था कि मामले को सुलझाने की चाबी बच्ची से नहीं, बल्कि उस जर्मन शेफर से आएगी जो उसके साथ था। सुबह ठंडी थी जब जेन्ना की टीम ने नई फोरेंसिक सबूत पेश करने की मांग की। हेल की वैन में मिली मिट्टी का विश्लेषण हुआ, जो एक खास जगह की ओर इशारा करती थी, उत्तरी जंगलों में एक सुनसान झोपड़ी। डिटेक्टिव जैक मुनरो, जो दशकों से ऐसे मामलों पर काम कर चुके थे, जानते थे इसका मतलब क्या हो सकता है। माननीय जज, कॉलिंस ने सुलिवन से कहा, हम 24 घंटे के ब्रेक की मांग करते हैं ताकि एक अहम सुराग की जांच हो सके। यह सबूत मामले को खत्म कर सकता है। माइकल ग्रेव्स, हेल का वकील, तुरंत बोला। माननीय जज, यह सिर्फ देरी की चाल है। मेरे मुवक्किल से बहुत पूछताछ हो चुकी है और इस तथाकथित झोपड़ी से कोई ठोस सबूत नहीं। मिट्टी का सबूत कमजोर है। सुलिवन की सख्त नजर ने ग्रेव्स को चुप कराया। मांग मंजूर, उन्होंने फैसला दिया। अभियोजन को 24 घंटे मिले। अदालत स्थगित। जैसे ही हथौड़ा बजा, मुनरो और उनकी टीम हरकत में आ गए। रेक्स, एमिली का सतर्क रक्षक, भी साथ गया। उसकी हेल पर प्रतिक्रिया साफ थी। शायद वह कुछ ऐसा महसूस कर सकता था जो इंसानी आंखें नहीं देख सकती थी। खोज टीम दोपहर तक उस सुनसान झोपड़ी पर पहुंची। जगह डरावने ढंग से शांत थी। पैर हवा में सरसराह कर रहे थे। बरामदे पर धूल की मोटी परत थी, लेकिन पीछे के दरवाजे तक हल्के निशान थे। रेक्स ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी। जैसे ही वे झोपड़ी के पास पहुंचे, उसके कान खड़े हुए, उसकी नाक तेजी से हिली। उसका शरीर सख्त हो गया, पूंछ सीधी, मांसपेशियां तनी। उसने धीमा गुर्राना शुरू किया, दरवाजे पर बेचैनी से चलते हुए। यह जगह ठीक नहीं, मुनरो ने कहा। रेक्स को कुछ पता है। टीम सावधानी से आगे बढ़ी, हथियार तैयार। झोपड़ी के अंदर कुछ खास नहीं था। एक मेज, एक बिस्तर, कोने में खाली डिब्बे। लेकिन मुनरो ने कुछ अजीब देखा। पीछे की दीवार के पास लकड़ी के फर्श पर एक अनोखी दरार थी जो ठीक नहीं लग रही थी। उसने थक ठहकाया। खोखली आवाज आई। यहां नीचे कुछ है, उसने कहा। तेजी से पुलिस ने तख्ते हटाए। जो नीचे था, उसने सबको ठंडा कर दिया। एक संकरी सीढ़ी नीचे एक छिपे तहखाने में जा रही थी। हवा ठंडी और नम हो गई जब वे नीचे उतरे। मध्यम रोशनी में एक भयानक नजारा दिखा। बच्चों की चीजें, पुराने खिलौने, छोटे जूते, एक फीका गुलाबी बैग, और सबसे दूर कोने में, जंजीरों में बंधी लेकिन जिंदा, एक लड़की थी। एम्मा सुलिवन, 8 साल की, 6 महीने से गायब थी। उसका चेहरा पीला था, कपड़े फटे थे, लेकिन जब उसने पुलिस को देखा, उसकी आंखें पहचान और राह के आंसुओं से भर गईं। मदद, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज सूखी थी। रेक्स ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, अपनी पट्टा खींचते हुए, जैसे उस बच्ची का दर्द महसूस कर रहा हो। मुनरो आगे बढ़ा, जंजीरें खोली और एम्मा को अपनी गोद में उठाया। अब तुम सुरक्षित हो, उसने कहा। हम तुम्हें ले आए हैं। एम्मा उसे लिपट गई। उसका कमजोर शरीर कांप रहा था। खोज खत्म हो गई, लेकिन बुरा सपना नहीं। अदालत में एम्मा के बचाव की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। दीर्घा भरी थी जब कॉलिंस ने हेल पर आखिरी हमला तैयार किया। जज ने एम्मा की खोज को सबूत के तौर पर मंजूर किया, साथ में मिट्टी जो जोड़ी को उसकी वैन से जोड़ती थी। मिस्टर हेल, कॉलिंस ने तेज आवाज में कहा, आप कैसे समझाएंगे कि एक अपहृत बच्ची आपके संपत्ति के तहखाने में बंद थी? पहली बार रिचर्ड हेल हिला। मुझे नहीं पता आप क्या कह रही है, उसने हकलाते हुए कहा। जेन्ना ने दबाव बनाए रखा। आपका डीएनए जंजीरों पर मिला। आपकी वैन के टायर बाहर के निशानों से मेल खाते हैं। और सबसे जरूरी, एम्मा सुलिवन जिंदा है। वह आपके खिलाफ गवाही दे सकती है। इन शब्दों का वजन कमरे पर छा गया।
एक जिंदा गवाह का मतलब था कि वह अकेले उसकी रक्षा को तोड़ सकती थी। हेल की बनावटी शांति टूटने लगी। उसका वकील उसके कान में तेजी से कुछ कह रहा था, लेकिन वह फंस चुका था। और फिर यह दोबारा हुआ। एमिली के पैरों के पास लेटा रेक्स अचानक उठा। उसकी आंखें हेल पर सिकुड़ी। उसका फर खड़ा हुआ। एक गहरा गुराना उसके सीने से निकला। कमरा शांत हो गया जब जर्मन शेफर्ड धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी नजर आरोपी पर टिकी। यह पहचान की नजर थी। हेल डर गया। सबने देखा। जो आदमी पूरे मुकदमे में घमंडी था, अब पसीना बहा रहा था, उसके हाथ मेज को पकड़े हुए थे। उसने अपने वकील की ओर मुड़ा, कुछ तेजी से बुदबुदाया। फिर धीमी आवाज में बोला, मैं अपना बयान बदलना चाहता हूं। कमरे में ए रानी की आवाजें गूंजी। जज सुलीवन की नजर गहरी हो गई। मिस्टर हेल, क्या आप कह रहे हैं कि आप गुनाह कबूल करना चाहते हैं? कमरे ने सांस रोकी। हेल ने कांपते हुए सांस छोड़ी। हाँ, मुकदमे का अचानक अंदेश में झटके की तरह फैला। रिचर्ड हेल को बिना पैरोल के उम्र कैद मिली। उसकी सजा ने एक ऐसे शख्स का अंत किया जिसने सालों तक परिवारों को डराया था। लेकिन असली नायक सिर्फ वकील या जासूस नहीं थे। यह एक 5 साल की लड़की थी जिसने हिम्मत पाई, और एक कुत्ता जिसने उसे कभी नहीं छोड़ा। सजा के बाद के दिनों में एमिली ने हफ्तों बाद पहली बार बोला। रेक्स का चेहरा अपने छोटे हाथों में पकड़कर उसने फुसफुसाया, शुक्रिया। उसके माता पिता रो पड़े, यह जानते हुए कि उनकी बेटी वापस आ रही थी। और जब रेक्स ने अपनी पूंछ हिलाई, उसे प्यार से सहलाया, तो साफ था कि कुछ रिश्ते कभी नहीं टूटते, चाहे दुनिया कितनी अंधेरी हो। हमेशा कुछ लोग अंधेरे के खिलाफ खड़े होंगे, भले ही वे 4 पैरों पर चलें।